एक ऐसी इंडस्ट्री जो आसमान छू रही हो और फिर रातों रात जमीन पर आ गिरे। आज हम भारत के ऑनलाइन गेमिंग पर लगे बैन की ठीक इसी कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों के कारोबार और लाखों जिंदगियों को बस एक झटके में बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक इंडस्ट्री जो हर दिन तेजी से बढ़ रही थी, लाखों लोगों को उससे रोजगार मिल रहा था, और फिर अचानक सरकार का एक फैसला आता है और सब कुछ रुक जाता है। यही कहानी है भारत के गेमिंग सेक्टर की। तो चलिए इस पूरी उथल-पुथल को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी अगस्त 2025। एक नया कानून लाया गया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। इस एक कानून ने देश के सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को एक झटके में अवैध घोषित कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे के पूरे उद्योग की नींव हिला दी। अब देखिए, इस पूरे भूचाल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कंपनी की कहानी को जानना। एक ऐसी कंपनी जो इस इंडस्ट्री की पहचान बन चुकी थी और जो इस बैन की सबसे बड़ी शिकार भी बनी। नाम था विंजो। तो चलिए पहले उस दौर में चलते हैं जब ये बैन नहीं था। उस समय विंजो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया का एक तरह से बादशाह था। उन्होंने सचमुच भारत में गेम खेलने का जो अंदाज था उसे पूरी तरह बदल दिया था। उनका जो मार्केटिंग कैंपेन था, जेम बदल दो, वो सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी। नहीं, ये उनका मिशन था। उन्होंने पूरे भारत के लोगों को एक तरह से प्रेरित किया कि वो अपने जुनून को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और उनकी सफलता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2024 में विंजो ने 1055 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमाया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी बेमिसाल तरक्की का जीता जागता सबूत था। देखिए, उनकी कामयाबी के पीछे एक जबरदस्त सोची समझी रणनीति थी। ब्रांड एम्बेसडर कौन? क्रिकेट के लेजेंड MS धोनी। स्पॉन्सरशिप्स IPL और प्रो कबड्डी लीग जैसे सबसे बड़े मंचों पर। और यूजर्स 25 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का एक विशाल परिवार। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने छोटे शहरों के 75,000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ा और नए गेम डेवलपर्स को बढ़ावा देने के लिए $20 मिलियन का एक फंड भी बनाया। मतलब वो हर तरफ से खेल को बदल रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो सरकार ने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दिया? आखिर इस सख्त बैन के पीछे सरकार की क्या दलीलें थीं? सरकार की नज़र में ये खेल लोगों के लिए एक लत बनते जा रहे थे, जिससे कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, ऐसे एल्गोरिदम्स जिनका कोई हिसाब नहीं था, और तो और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी एक बहुत बड़ी वजह थे। और देखिए, ये बैन कोई अचानक नहीं आया। सरकार ने 2023 में रियल मनी गेमिंग पर GST बढ़ाकर 28% कर दिया था। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने पूरी तरह से रोक लगाने का ही फैसला कर लिया। चलिए अब इस नए कानून पर थोड़ी और करीब से नजर डालते हैं, जिसने पूरे के पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया। इस कानून ने एक बहुत साफ लकीर खींच दी। एक तरफ उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया जहां असली पैसे का लेन देन होता था, लेकिन दूसरी तरफ इसने ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा देने की भी बात की। मतलब वो गेम्स जहां कोई पैसा शामिल नहीं होता। और हाँ, इस कानून को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नियम तोड़ने वाली कंपनियों के लिए 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तय किया गया। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि इन गेम्स का विज्ञापन करने वाले और पेमेंट में मदद करने वाले बैंक्स और वॉलेट्स भी इसके दायरे में आ गए। लेकिन इस कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। इसने खिलाड़ियों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना। सरकार का नजरिया ये था कि असल जिम्मेदार कंपनियां हैं, न कि वो लोग जो इन गेम्स को खेलते थे। और इस नए कानून के लागू होते ही विंजो, जो कभी इंडस्ट्री का चमकता सितारा था, उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब देखते रह गए। घटनाओं का जो क्रम था वो बहुत तेज था। अगस्त 2025 में बिल पास हुआ और कुछ ही महीनों बाद नवंबर में विंजो के संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी आते आते प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने चार्जशीट भी फाइल कर दी और फरवरी में कंपनी की 590 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई। ED के जो आरोप थे वो बेहद गंभीर थे। उनका दावा था कि विंजो अपने ही यूजर्स को धोखा दे रहा था। कंपनी पर यह आरोप लगा कि वो लोगों को असली खिलाड़ियों के बजाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब बॉट्स के खिलाफ खिला रही थी, और वो भी बिना उन्हें ये बताए। विंजो का पतन एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस बैन ने
पूरे भारतीय गेमिंग उद्योग के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इस बैन का आर्थिक असर भी बहुत बड़ा था। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होने का अनुमान था। लगभग 2 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं और 400 से ज्यादा कंपनियां तो बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। गेमिंग इंडस्ट्री का तर्क ये है कि इस तरह के एक तरफा बैन से समस्या हल नहीं होगी। उनका मानना है कि ये सिर्फ लाखों भारतीय खिलाड़ियों को अवैध और असुरक्षित विदेशी गेमिंग वेबसाइट्स की ओर धकेल देगा, जहां उन्हें और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, रेगुलेशन या फिर सीधा बैन? भारत के डिजिटल भविष्य के लिए सही चाल क्या है? क्या एक उभरते हुए उद्योग को ऐसे पूरी तरह से रोक देना सही था, या फिर बेहतर नियमों के साथ उसे आगे बढ़ने देना एक ज्यादा समझदारी भरा कदम होता? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है, और भारत के डिजिटल भविष्य का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।